हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पाचन किसे कहते हैं। देखिए, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। बात समझ आई? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। ठीक है, चलो। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड भी बोलते हैं, ये पौधों का मरकन चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, यह है खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे स्टारफिश के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना मांस बाहर निकालती है। कौन निकालती है? स्टारफिश। तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। ठीक है, ये था स्टारफिश के बारे में। अगला है मानव में पाचन। देखिए, ये है हमारा मानव का पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, ये क्या है? हमारा मानव पाचन तंत्र। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, अमाशय, श्रोतांत, छोटी आंत, बृहदांत, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मल द्वार अथवा गुदा। देखिए, अब हम देखेंगे डायग्राम में। देखिए, डायग्राम देखिए। अब ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा मुख गुहिका, उसके बाद ये है हमारी ग्रसिका। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये है हमारा अमाशय। देखिए, ये जो संरचना है ये अमाशय की है। ये हमारा यकृत है, ये वाला, और इससे लगा हुआ है पित्ताशय। फिर नीचे आ जाओ, ये जो है हमारा, ये है अग्नाशय। अग्नाशय के बाद में ये है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, ये वाली है छोटी आंत। और बृहदांत ये वाला है, ये वाली है हमारी बड़ी आंत, ये जो बड़ी सी दिख रही है बड़ी आंत। उसके बाद नीचे आएगा मलाशय और फिर आएगा गुदा। ठीक है, ये है हमारा मानव पाचन तंत्र। अब देखिए इसमें होता क्या है। ये सभी भाग, यहाँ से देखेंगे, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से समृद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस कौन स्रावित करता है? लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। देखिए, सबसे पहले अब एक बार हम फिर से देख लेंगे। सबसे पहले आएगा भोजन, हम मुख के द्वारा लेंगे। सबसे पहले भोजन मुख गुहिका में आएगा। उसके बाद
इसका जो पाचन है आंशिक, मतलब जो पाचन है उसका लाला ग्रंथि में होगा, पूर्ण पाचन नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ से पाचन जो हमारा पाचन होता है वो क्या कैसे होता है, भोजन के मुंह में लेते ही भोजन का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जाएगा भोजन ग्रसिका में, और फिर यहाँ से इस तरह से इनका प्रोसेस चलता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पे देखिए, ये रही मुख गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय, इस तरह से ये एक क्रम में चलता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। ऐसा नहीं कि पेट में ही सारा पाचन होता है, मुंह में भोजन जाते ही पाचन जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। मुंह में होती है लारा ग्रंथि, जिससे कि हमें जहाँ से लार में जैसे मतलब भोजन को लेते हैं तो लार में भोजन मिलना स्टार्ट हो जाता है और उससे जो है हमारा पाचन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। कहने की बात यह है कि भोजन का जो पाचन है मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है होना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देख लीजिए एक बार आप फिर से, मानव पाचन तंत्र। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। दांत कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, दांतों की अवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत। देखिए, ये जो हमारे दांत होते हैं, ये जो 4 दांत हैं, इनको हम बोलते हैं कृंतक। उसके बाद ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं रदनक। फिर ये 2 और ये 2, इनको बोलते हैं हम अग्र चवर्णक। और ये वाले दांत, ये है हमारे चवर्णक। ठीक है, हमारे मुंह में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। आगे देखिए, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया है, हमारे मुख में जो होती है वो लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस स्राव करती है, जिसको हम लार रस भी मतलब बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बताएंगे दूध के दांत तथा स्थायी दांत। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशवावस्था में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के दांत जो होते हैं वे टूट जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? स्थायी दांत कहते हैं। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे लाला रस। देखिए, अब हम लाला रस के बारे में कुछ पढ़ेंगे थोड़ा सा। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देते हैं। ठीक है, चावल के मंड को किस में बदल देते हैं? शर्करा में बदल देते हैं। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। जीभ कैसा अंग है? मांसल पेशीय अंग है, जिसके जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जीभ के। ये जीभ के ऊपर जो है ये स्वाद कलिकाएं दिखाई गई हैं। देखिए, ये जीभ के ऊपर क्या दिखाई हैं? स्वाद की कलिकाएं। ये स्वाद कलिकाएं हैं जीभ के ऊपर। अब हम ये पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे दांत के बारे में, मिठाई और दंतक्षय। देखिए, ये क्या है? हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं।
अम्ल निर्मोचित करते हैं। अब हम क्या करें, हाँ, यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। यहाँ पे देखिए, यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंतक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतक्षय कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है दंतक्षय। पहले हल्का सा होगा दांत खराब, उसके बाद हल्का सा, उसके बाद ऐसा होगा, और उसके बाद इस तरह से होगा, और उसके बाद पूरा इस तरह से खराब हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में। इसे दंतक्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय और चीनी युक्त मिठाइयाँ व देखो, चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंतक्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए। कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ये दिखा हुआ है, इस डायग्राम को देखेंगे, इसमें दिखाया है। देखिए, अब हम देखते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, इसमें क्या दिखाया है? भोजन में, ग्रसिका में भोजन की गति। देखिए हमने, ये है हमारा, ये जो है इसमें भोजन है ग्रास नली में, ये ग्रसिका, और फिर ये किस में जाएगा? अमाशय में। इसमें बस यही है जो कि मैंने आपको पीछे ही बताया था, जो मानव पाचन तंत्र है उसी में। अब देखिए हम थोड़ा सा अमाशय के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर सुंदरांत में खुलता है। अमाशय का आंतरिक सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्राव करती है। अमाशय का आंतरिक स्तर यानी कि जो सतह है ये क्या करती है? श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक जो अमाशय का आंतरिक स्तर सतह जिसका नाम है श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस को स्रावित करती है। ठीक है, श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। श्लेष्मल अनेक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक है, ये था अमाशय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शुद्रांत के बारे में। शुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। ठीक है, कितने मीटर लंबी है? 7.5 मीटर लंबी है। यकृत लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? यकृत। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। यह पित्त रस स्रावित करती है। कौन सा रस स्रावित करती है? पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पित्त रस क्या करता है? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। कैसी है? अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के नीचे भाग में पहुंच जाता है। कहाँ पे चला जाता है? क्षुद्रांत के नीचे भाग में चला जाता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। एक बार इसको ध्यान फिर से देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ग्लूकोज में। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, एक बार आप ये देख लीजिए जो हमने अभी पढ़ा है ये। एक बार ये देख लीजिए पूरा मानव पाचन तंत्र। देखिए यहाँ पे हमने अभी आमाशय के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हमने जो ये आमाशय के बारे में पढ़ा है। ये हमारा यकृत है। देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है पित्ताशय। ये एक थैली जैसा होता है जिसमें पित्तरस होता है, इसे पित्ताशय बोलते हैं। आमाशय के देखिए ठीक नीचे जो है आमाशय के अग्नाशय होता है। उसके बाद क्षुद्रांत जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं, बृहदांत बड़ी आंत देखिए ये रही बड़ी आंत। फिर उसके बाद मलाशय और गुदा। देखिए हमने इनके बारे में अभी डिटेल में पढ़ा है, आमाशय के और अग्नाशय के बारे में और इनके। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली का घाव। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में अलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाएगा। किसके पास ले जाएगा? विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमेंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमेंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। क्या देखा ब्यूमेंट ने? आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। देखिए क्या देखा उसने? आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं हम। क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं
होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में शुष्क रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का रूपांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनको उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को सर्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदांत में भेज दिया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, हमें याद रखनी है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदांत में भेज दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बृहदांत के बारे में। बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको मानव पाचन तंत्र के डायग्राम में दिखाया ही है। यह लगभग 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। क्या काम है इसका? जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। पचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। ठीक है। बृहदांत किसका पाचन करता है? एक मिनट। जो बृहदांत है इसका मुख्य कार्य क्या है? जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। देखिए, जो गाय भैंस ये होती हैं, इनमें जो है पाचन किस तरह से होता है इसमें यह बताया गया है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं या कड़ कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस क्रम को रोमंथन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम इसके देखेंगे। देखिए, पहले क्या करते हैं, जो जंतु होते हैं, जैसे कि अब देखिए, पहले ये क्या करेगी, ये इसको खा लेगी, घास को खा लेगी ये। फिर क्या होगा, ये जाएगा इसमें रुमेन में जाएगा। रुमेन में क्या होगा, इसका आंशिक पाचन होता है। ठीक है। फिर क्या होते हैं, जो जानवर होते हैं वो धीरे धीरे जो उन्होंने घास खाया हुआ होता है उसको धीरे धीरे अपने मुख में लाते हैं वापस से, और उसका पूर्ण रूप से, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे जो है रुमेन में जो है जो भी जानवर खाते हैं घास वगैरह, तो उसका क्या होता है, आंशिक पाचन होता है, जिसे क्या कहते हैं, जुगाल या कड़ कहते हैं। बाद में क्या होता है, ये जो है अपने इसको दोबारा से मुख में, एक सेकेंड, फिर जैसे ये इसको मतलब यहाँ पे इसका आंशिक पाचन होता है, फिर बाद में जानवर जो है इसको धीरे धीरे छोटे छोटे पिंडों के रूप में इसे अपने मुख में लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं, और इस प्रक्रम को हम बोलते हैं रोमंथन। ठीक है। अब हम एक बार इसको दोबारा से देख लेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, जानवर करते क्या हैं। सबसे पहले तो वे क्या करते हैं,
घास को एक बार मतलब चारा जो भी है उसको एक बार खा लेंगे। खाने के बाद उसको जो है उनके रुमेन में वो चला जाता है। रुमेन में क्या होता है, वहाँ पे आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन होता है, फिर वे क्या करते हैं, जानवर थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा रुमेन से वापस लेते हैं और उसको मुंह में चबाते हैं और इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं, जिसे मतलब जुगाली करना भी कहते हैं। और जो इस तरह के जंतु हैं उन्हें बोलते हैं हम रूमिनेंट या फिर रोमंती कहलाते हैं वे। अब आगे देखेंगे इससे, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो गया है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंती पशु, हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, जीवाणु। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, ठीक है। मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते क्योंकि उनमें सेलुलोज को पाचन करने वाले जीवाणु नहीं होते हैं, ठीक है। जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्रांत एवं वृद्धांत के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें पादाप अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धमनी में फंस जाते हैं। देखिए, ये है अमीबा। अमीबा का यह है केंद्रक, ठीक है। यह है पादाप, खाद्य कणिका अंतर्ग्रहण करेगा यहाँ से। यह है खाद्य धमनियाँ, ठीक है। खाद्य धमनी में ही पाचन रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो है, जो भी हमने अब तक पढ़ा है चैप्टर 2 के बारे में, ये उसका सारांश दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको एक एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं। क्या है, जंतु पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तथा श्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें मुखगुहिका, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत जो मलाशय में समाप्त होती हैं तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख ग्रंथियां लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, अमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्राव करती हैं। देखिए, ये वही है जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भिन्न होती हैं। आगे देखिए, पोषण
पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन शामिल है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से, अग्नायिक रस एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। आइए वाला देखिए, जल एवं कुछ लवण बृहदांत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 2 है क्लास 7 का। ठीक है, ये मैंने इसमें कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। थैंक यू।